वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रैग्मेटिक फिलॉसफी ऑफ प्रैग्मेटिक। ठीक है, तो हमें वेस्टर्न फिलॉसफी जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी फिलॉसफी निकल के आती हैं, जिसमें आइडियलिज़म है, प्रैग्मेटिक है, रियलिज़म है, नेचुरलिज़म है। तो हमारे जो कॉन्सेप्ट में या फिर हमारे जो सब्जेक्ट है उसमें हमें दो फिलॉसफी पढ़नी है जो कि काफ़ी रिलेटेबल है, दैट इज़ प्रैग्मेटिक एंड रियलिज़म। ठीक है, तो सबसे पहले तो रियलिज़म होती है, फिर उसके बाद कहीं आती है हमारी 19th सेंचुरी में प्रैग्मेटिक। तो प्रैग्मेटिक फिलॉसफी क्या होती है वो हम जानकारी लेंगे। तो प्रैग्मेटिक जो फिलॉसफी है वो स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, एंड मतलब ये कह सकते हैं कि एक विचारधारा या फिर आइडिया। ठीक है, तो फंडामेंटल्स ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी की जो फंडामेंटल्स हैं, आइडियाज़ कहाँ से आए। आइडियलिज्म सबसे पहले आया था जो कि प्लेटो के माध्यम से, फिर रियलिज्म आया बिल्कुल ही उसका उल्टा। तो कह सकते हैं कि इनकी जो थॉट्स हैं या फिर कह सकते हैं कि इनकी जो आइडियाज़ हैं वो हम पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि फ़िलॉसफ़ी जो है, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था कि फ़िलॉसफ़ी जो बहुत सारी क्वेश्चनिंग अराइजिंग करती है, मतलब कि हमारे अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं उसको आंसर देने में हमारी हेल्प करती है। बट जब हम बात करते हैं, जब हम इसके डेप्थ में चले जाते हैं कि प्रैग्मेटिक एक स्कूल ऑफ थॉट्स है जिसमें विचारधारा की बात की गई है, रियलिज्म जो है वो हम इन दो दो फिलॉसफी या फिर स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी की बात करेंगे, और ये वेस्ट में इमर्ज हुए हैं। और सबसे पहले तो हम बात करेंगे प्रैग्मेटिक की। तो प्रैग्मेटिज्म कह सकते हैं। तो ये स्कूल ऑफ फिलॉसफी है। स्कूल ऑफ फिलॉसफी मतलब एक विचार है, मतलब अलग अलग दार्शनिक हुए, अलग अलग फिलोसोफर्स हुए, थिंकर्स हुए जो थिंकिंग करते थे, आइडियाज़ अमर्ज करते थे और आंसर्स देते थे उन सब चीज़ों का जो कि हमारे इस वर्ल्ड में है। जैसे कि आइडियलिज्म है तो आइडियलिज्म आइडिया पर बेस्ड है, रियलिज्म है जो रियलिटी पे बेस्ड है, जो कि मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात करती है। वैसे ही एक प्रैग्मेटिक या फिर प्रैग्मेटिज्म जो है एक स्कूल ऑफ थॉट है या फिर स्कूल ऑफ फिलॉसफी है। एजुकेशन प्रैग्मेटिक जो प्रैग्मेटिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ना फिर ना बिल्कुल बेसिस है आइडिया के ऊपर, ना ही बेसिस है मटेरियलिस्ट, ना ही ये फुल्ली मानती है कि आइडिया बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, या फिर मटेरियल जो चीज़ें हमें दिख रही हैं समाज में, जो हमारे हमारे समक्ष है, जो वस्तु है, थिंग्स है, वो रियल है। ये कहती है, वो बीच बीच में कहती है कि पहले एक्ट करो देन सीखो उससे। क्या पता आइडिया भी सही हो सकते हैं और क्या कहते हैं मटेरियल भी सही हो सकता है। तो दोनों के बीचों बीच है, कहीं इन बिटवीन है। तो ये कह सकते हैं कि जो ग्रीक या फिर ग्रीक फिलोसोफर्स होते हैं या सोफिस्ट होते हैं, सोफिस्ट एक विचारधारा है, फिलोसोफर की विचारधारा है। ठीक है, आपको ये समझना होगा कि सोफिस्ट फिलोसोफर की एक विचारधारा है जो कि एंशंट ग्रीक या फिर एंशंट ग्रीस से निकली हुई है, जिसमें कहा जाता है कि हु हेल्ड दैट मैन इज़ द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, की मैन क्या कर सकता है, सभी चीज़ों की गणना कर सकता है। तो जो टर्म है प्रैग्मेटिक्स या फिर प्रैग्मेटिज्म डिराइव हुआ है कहाँ से, ग्रीक से। तो ऑब्वियसली हम ये जान चुके हैं कि जो प्रैग्मेटिज्म है वो ग्रीक वर्ड से आया है। ठीक है, जिसका मतलब होता है कि कुछ करना, मतलब टू एक्ट, टू टू मेक, टू अकम्प्लिश मतलब वही कि जब हमें कोई प्रैक्टिकली करके कोई चीज़ को सीखना है। मान लो कि कोई बोलता है कि ये चीज़ ऐसी है, ठीक है, तो प्रैग्मेटिक इंसान जो होगा या फिर उसको फॉलो करने वाला इंसान जो होगा वो क्या करेगा, पहले वो उसको करके देखेगा, एक्सपीरियंस करके देखेगा, बाय हैंड या फिर बाय एक्ट वो करके देखेगा, फिर जाके उस पर बिलीव करेगा। मतलब पहले वो क्या करेगा, एक्शन लेगा, देन थ्योरी बनाएगा। मतलब ये समझ रहे हो, थॉट बाद में आएगा, पहले वो एक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टोरी भी आती है कि जो मतलब कह सकते हैं कि एक तरीके का एक्ट करना, कोई चीज़ को करके देखना ही, इसी को क्या बोल देते हैं, प्रैग्मेटिज्म। या फिर अदर शब्दों में अगर हम कहें, एक्शन
प्रैक्टिस, एक्टिविटी, ये 3 शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्शन कि मतलब एक्ट करना, प्रैक्टिस करके देखना, फिर जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे किसी चीज़ को, एक्ट करके देख लेंगे एक्टिविटी के माध्यम से, तो वो चीज़ हमारे दिमाग में ऐसी फिट हो जाती है जो कि हमें कभी भूल नहीं सकती, और उससे हमारे आइडियाज़ भी फार्म होंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि उस पर हम बिलीव कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हवा में आइडिया छोड़ दिया और बिलीव कर लो, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए जो आइडियलिज्म था वो आइडियाज़ के ऊपर बिलीव करता था कि भाई आइडिया ही सब कुछ है। फिर आया रियलिज्म, तो रियलिज्म कहता है कि भाई आइडिया वाइडिया कुछ नहीं होता, ये सब एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल हमारे आंखों के सामने ही नहीं है बिल्कुल। वो कहता है कि मटेरियल वर्ल्ड ही सब कुछ है, रियलिटी ही सब कुछ है, रियलिज्म हो गया। फिर उसके बाद आता है कि भाई हर चीज़ रियल नहीं हो सकती, हर चीज़ रियलिटी पे बेस हो गई तो कल्चर कहाँ गया, जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं वो कहाँ गई, आइडियाज़ किसी के माने ही नहीं जाएंगे, सब मटेरियल मटेरियल ही हो जाएगा। तो प्रैग्मेटिज्म जो कहता है कि भाई पहले करके देख लो ना वो एक्टिविटी, समझ लो, पहले एक्सपीरियंस कर लो, देन आपको वो थॉट्स जनरेट होंगे या फिर थ्योरी जनरेट होगी। इतना आपको समझ में आया कि एक्शन यहाँ पे ज़्यादा प्रियोरिटी है थॉट की जगह, थॉट को पहले तवज्जो नहीं दी गई है, मतलब एक तरीके का एक्शन गेट प्रियोरिटी ओवर द थॉट, कि एक विचार इंसान पहले नहीं लेगा, पहले वो एक्शन करके देखेगा, एक्सपीरियंस करके देखेगा, वैसे ही उसका थॉट बन जाएगा ऑटोमेटिकली। एक्सपीरियंस इज़ द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। जब हम एक्सपीरियंस कर लेते हैं कोई भी चीज़ को तो हम बता सकते हैं ना ऐसा नहीं करना चाहिए या ऐसा कर लेना चाहिए, है ना। एक्सपीरियंस होल्डर जो होते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो कहते हैं ऐसा नहीं करो ऐसा करो, तो उन्होंने एक्सपीरियंस करा होता है जीवन में। तो हर चीज़ हम टेस्ट कर सकते हैं, जो भी हमारी वर्ल्ड में हमें दिख रही है हम उसको टच करके एक्सपीरियंस कर सकते हैं, पर जो हमारे बिलीव्स होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, वो ट्रू होते हैं। अगर वो ट्रू हैं, हमारे जो बिलीव्स और आइडियाज़ हैं वो अगर ट्रू हैं, तो उसको भाई करके देख लो ना, प्रैक्टिकल करके देख लो, वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या फिर हमें वो प्रॉफिट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अगर वो प्रॉफिट दे रहे होंगे तो भाई वो सही है, वो प्रैक्टिकल है, वो फॉल्स नहीं है, वो चीज़ें हमारे लिए सत्य हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये आइडिया पर जब तू मैं करते हैं ये लोग, तो फिर हम बात करते हैं कि प्रैग्मेटिज्म भी कहीं ना कहीं एक फ़िलॉसफी दे के जाता है कि भाई करके देख लो। तो जब हम स्कूल कंडीशंस में इसको अप्लाई करते हैं, एक टीचर को पढ़ाया जा रहा है प्रैग्मेटिज्म, तो उसको बताया जा रहा है कि बच्चे को एक्टिविटी लर्नर बनाना है। कहने का मतलब है कि वो एक्सपीरियंस उसको बच्चे को देना है जो कि वो रियल लाइफ में जी रहा है। मान लो कि वो स्कूल में आ रहा है, ठीक है, उसको पढ़ाया जा रहा है कुछ और ही, उसके अनदर वर्ल्ड के बारे में बताया जा रहा है, उसके वर्ल्ड के बारे में नहीं बताया जा रहा है, उसको ही नहीं बताया जा रहा है कि एटीएम कैसे यूज़ करना है, बैंक क्यों होते हैं, या फिर हमारे समाज में पुलिस क्यों होती है। बच्चे को यही नहीं पता है, अब वो पढ़ रहा है कि भाई उस रेवोल्यूशन क्रांति या फिर ये सब, उसको पहले तो यही पता होना चाहिए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। तो इसीलिए होते हैं एग्जर्शन, क्वीज़, क्या बोलते हैं उसको, क्वीज़ जो भी बोलते हैं, कंपटीशन होते हैं, फिर डिबेट्स होती हैं, जिसकी वजह से उसको पता चलता है। ये एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। तो भाई एक तरीके का इसको फिलॉसफी, प्रैग्मेटिज्म जो है वो फिलॉसफी नहीं है, एक मेथड है, एक तरीका है आप किसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट करने का, या फिर, ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। फिर उसके बाद आता है स्कूल प्रैक्टिस जो होती है, वो करिकुलम या फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, वो किसके ऊपर बेसिस होंगे, प्रैग्मेटिक के ऊपर। वैल्यूज़ का यहाँ पे कोई भी लेन देन नहीं है, फिक्स्ड नहीं होती हैं कोई भी वैल्यूज़। वो कह रहा है कि कोई भी वैल्यू जो हमने डिसाइड कर ली कि ऐसा होता है, तो ऐसा नहीं होता है। इसमें ये मान भी नहीं रहा है और फिक्स भी नहीं है, मतलब चेंजेबल है, टाइम टू टाइम इट्स चेंजेस, टाइम होते हैं, इवॉल्व होते हैं। हम जैसे पहले थे हम वैसे नहीं हैं आज, है ना। हमारे विचारों में परिवर्तन आता है, हम पेस के साथ इवॉल्व होते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये कह रहा है कि फ्लेक्सिबल होते हैं थॉट्स, वैल्यूज़, है ना। हर एक सिचुएशन में एक ही वैल्यू को नहीं लगा सकते, क्या पता कैसी सिचुएशन है और कैसा उसमें थॉट प्रोसेस है। हर एक कल्चर में डिफरेंट थॉट प्रोसेस है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रैग्मेटिक जो है वो इंडिविजुअलिस्टिक बताई गई है, सेल्फिश बताई गई है, उसमें कोई वैल्यूज़ नहीं होती, एथिक्स नहीं होते,
भी सुपरफिशियल कह दिया गया है। प्रैग्मेटिक जो होते हैं भाई, उनका जो होता है पर्पस एंड डेवलप हिज लाइफ इज़ ट्रू, कि मतलब एक तरीके का आप एक्ट करके देख लोगे, एक्सपीरियंस कर लोगे, अनुभव कर लोगे, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि भाई ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है। आपको कोई बुद्धू बनाने वाला नहीं होगा। एब्सोल्यूट आइडियाज़ कोई भी नहीं होते। ये कहते हैं कि कोई भी परम सत्य नहीं होता है, ठीक है। चेंजेस होते रहते हैं, थियोरी हैं भाई, थॉट्स हैं, एक इंसान है, उस फिक्स नहीं रहता। कल वो बोल रहा था कि मेरे पास मर्सिडीज़ है, तो उसके पास तो आज अल्टो भी नहीं है। तो कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति का विचार, इमेजिनेशन हमेशा फिक्स्ड नहीं रहेगी, वो इटर्नल नहीं है। तो एक तरीके का हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे आइडियाज़ हैं, हम उसको वेरीफाई करने के लिए प्रैक्टिकल चीज़ें कर लेते हैं। तो वही सेम चीज़ें ये बार बार हमें बोल रहा है कि भाई वैलिड सिस्टम ऑफ आइडियाज़ कैसे फिक्स्ड होंगे जब हमें ये चेंज ही होते जा रहे हैं। कोई भी फिक्स्ड वैल्यूज नहीं होती, कोई भी इटर्नल ट्रूथ नहीं होता। मैन मेड प्रोडक्ट्स हैं वो, ठीक है, मैन मेड प्रोडक्ट्स हैं वो, कोई भी डिवाइन उसमें कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। तो अब डेफिनेशंस पे आ जाते हैं। तो डेफिनेशन जो है, जेम्स पी पर्ट ने क्या कहा, तो एक ही हम पढ़ेंगे इसमें। जेम्स पी पर्ट क्या कहते हैं, प्रैग्मेटिक जो होते हैं वो क्या करते हैं, थ्योरी ऑफ मीनिंग, ठीक है, अ थ्योरी ऑफ ट्रूथ ऑफ नॉलेज, कि ये जो प्रैग्मेटिक जो सोच है या फिर थ्योरी जो दी गई है हमारे समक्ष, वो एक ट्रूथ ऑफ नॉलेज है। मतलब एक तरीके का हम नॉलेज को क्या कर रहे हैं, सही नॉलेज को गेन कर रहे हैं। और किससे, थ्योरी ऑफ रियलिटी, जो हमें रियल दिख रहा है, रियल वे से हम किसी नॉलेज को गेन कर रहे हैं। थ्योरी ऑफ नॉलेज एंड थ्योरी ऑफ रियलिटी, ठीक, इतना समझ में आया। और भी इसमें बहुत सारे लोगों ने बात की है, ठीक है। ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफी है, मेंटेनिंग दैट मैन क्रिएट हिज ओन वैल्यूज़ इन ओन कोर्स ऑफ एक्टिविटी। कह रहा है कि व्यक्ति अपनी वैल्यूज़ जो भी वो सोच रहा है, ठीक है, अपनी वैल्यूज़ वो खुद क्रिएट कर रहा है अपनी एक्टिविटी के माध्यम से, जो उसे दिखती है, जो उसे दिख रहा है, रियल दिख रहा है, रियल वर्ल्ड में जो दिख रहा है, वो अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से, अपनी एक्टिविटीज़ के माध्यम से वो क्या कर रहा है, अपनी वैल्यू जनरेट कर रहा है। अपने मतलब आप खुद जाओ और टेस्ट करो एंड देन बिलीव, आपका खुद का पर्सपेक्टिव है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, एक व्यक्ति का खुद का विचार हो सकता है, ठीक है। इन रियलिटी इज स्टिल इन मेकिंग एंड अवेट इट पार्ट ऑफ कंप्लीशन फ्रॉम द फ्यूचर। तो भाई जो रियलिटी है, जो रियल चीज़ें हम कह देते हैं, वो अभी बन रही है, स्टिल इज़ मेकिंग, स्टिल इज़ इन मेकिंग, कि वो बन ही रही है। अवेट इट पार्ट ऑफ कंप्लीशन फ्रॉम द फ्यूचर, कि जैसे जैसे फ्यूचर आएगा वैसे वैसे जो क्या कहते हैं रियलिटी है वो बदलती जाएगी, वो या फिर बन रही है, ऐसा कह सकते हैं। तो अवर ट्रूथ इज़ मैन मेड प्रोडक्ट्स, जो भी जिसका भी आप इतना समझ लीजिए कि प्रैग्मेटिक जो होती है वो एक्शन बेस्ड होती है। आप एक्ट करोगे एंड आप सीखोगे रियलिटी से, तो यही सब चीज़ें। तो मीनिंग क्या होता है एटमोलॉजिकली, मतलब उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, वर्ड कहाँ से आया। तो हमने अभी बात की थी कि ग्रीक वर्ड या ग्रीस से आया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं प्रेग्मा, इसका मतलब होता है एक्टिविटी, एक्ट करना या फिर काम करना, कुछ करके सीखना, ठीक है। सम अदर स्कॉलर थिंक दैट वर्ल्ड प्रैग्मेटिज्म, बहुत सारे स्कॉलर्स होते हैं तो अपनी अपनी बातचीत रखते हैं। तो प्रैग्मेटिज्म जो है वो ग्रीक वर्ड है, मेटिकोज है ना, जिसका मतलब होता है प्रैक्टिकेबिलिटी, कि मतलब हम प्रैक्टिकल करके कोई चीज़ें सीख रहे हैं और उसका कोई यूटिलिटी हमारी लाइफ में, ठीक है। तो आइडियोलॉजी ग्रेट इम्पोर्टेंस लेड अपॉन प्रैक्टिकलिटी और यूटिलिटी। अब यहाँ इस फिलॉसफी को या फिर इस स्कूल ऑफ थॉट को किसने सपोर्ट करा, या फिर कह सकते हैं कौन कौन व्यक्ति थे। तो जॉन डीवे हमने पढ़ा था, जिन्होंने
एक्सपेरिमेंटल लैब खोले थे शिकागो में। क्या पढ़ेंगे इसको, चिलर पढ़ेंगे या जो भी पढ़ेंगे। विलियम जेम्स जो थे वो अमेरिका के वो थे, अमेरिकन फिलोसोफर हैं ये, या फिर थिंकर कह सकते हैं। इन्होंने जो आइडियोलॉजी है, कहते हैं जो यूरोप से वहाँ पे बहुत सारी लड़ाइयाँ चल रही थी यूरोप में, एंड वहाँ से जो लोग भागे, क्योंकि अफरा तफरी में क्या हुआ कि प्रॉब्लम हुई उनको, और वहाँ पे बहुत अत्याचार कर रहे थे लोग, वहाँ से भागे। तो भाग के वो कहाँ बसे, अमेरिका में बसे। और अमेरिका में तो जब वैसे पलायन हुए, जैसे वो इमिग्रेट हुए, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उनकी जो इन्वामेंट चेंज हुआ, इन्वामेंट चेंज होने की वजह से उनकी आइडियोलॉजी, उनके कल्चर वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़ जो होती हैं, उसमें भी चेंजेस लाए। तो उन्होंने सोचा जो हम फॉलो करते थे यूरोप में या फिर हम ग्रीस में, तो हम उसको फॉलो करें या फिर कुछ नया इन्वेंट करें। तो उन्होंने इस फिलॉसफी को आगे बढ़ाया था, या फिर उन्होंने कहा कि हम एक्ट करेंगे, बाय डूइंग एक्शन हम अपने ज्ञान का सृजन करेंगे। फिर मतलब कि एक तरीके का जो भी हम अपना थॉट या फिर हमारे जो कल्चर होगा वो हमारे एक्शंस पे बिलीव करेगा। जो भी हम चीज़ें करेंगे, एक्ट करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे और उसकी थ्योरी दे देंगे। इस तरह से जो आइडियोलॉजी बनी, या फिर कह सकते हैं कि फ़िलॉसफ़ी बनी, वो निकल के आई वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी की, प्रैग्मेटिज़्म। और ये अमेरिका में हुई थी, इसलिए विलियम जेम्स यहाँ के वो व्यक्ति हैं। C.B. पर्स हो गए। अब इसकी फॉर्म्स होती हैं कि और कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं, तो ह्यूमनिस्टिक होती है, एक्सपेरिमेंटल होती है, और बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म होती है। तो वो ह्यूमनिज़म होती है कि भाई कि एक तरीके का आपकी जो नीड्स हैं वो फुलफ़िल हों, ठीक है। कोई भी व्यक्ति है, पढ़ ही लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस आइडियोलॉजी ओनली दोज थिंग्स और प्रिंसिपल्स आर ट्रू। वही प्रिंसिपल और वही चीज़ें सत्य होंगी जो हम हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही हैं, या फिर हमारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर रही हैं, या जो हम चाहते हैं, जो हमारे उद्देश्य हैं एज ए ह्यूमन, एक ह्यूमन बीइंग, ह्यूमैनिटी को का वेलफेयर करे। ये सब चीज़ें ह्यूमैनिज़्म कहते हैं। ह्यूमैनिज़्म वही होता है ना, मानवतावाद, कि कहने का मतलब है कि एक तरीके का कि कोई व्यक्ति वो ना हो, सबकी इच्छाएं पूरी हों, वॉट एवर ही वांटेड, उनकी डिज़ायर पूरी हों। ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म बिलीव करता है कि जो कुछ भी है, वॉट एवर फुलफिल माई पर्पस, सेटिस्फाई माई, जो मेरा पर्पस है, या फिर सेटिस्फाई हूँ माई डिज़ायर्स, डेवलप माई लाइफ इज़ ट्रू, ठीक है। दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटल। तो एक्सपेरिमेंटल कहता है कि बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट्स यू कैन गो विद दिस, कह सकते हैं कि वॉट एवर आपने जो एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करके जो आपको वेरिफिकेशन मिली है ट्रू की, उसी को आप फॉलो कर लो। व्हाट वर्क्स इट ट्रू, अगर वो काम करता है आपकी लाइफ में। मान लो कि मैंने कोई एक्सपेरिमेंट करा और उसमें मुझे शक था कि ये चीज़ गलत है, ये व्यक्ति सही नहीं है, तो फिर मैंने क्या करना है, उस पर एक्सपेरिमेंट करके देखना है, उसको अप्लाई करके देखना है अपनी लाइफ में। तो क्या वो इम्प्लीमेंट हो पा रहा है? अगर वो इम्प्लीमेंट हो गया, सही तरीके से किया तो, अगर नहीं हुआ तो वो रॉन्ग है। अगर वो कर गया, वर्क कर गया, तो मतलब वो ट्रू है, एक्सपेरिमेंट हो गया। बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म होता है, क्या होता है, this form of pragmatism consider the power and the capacity of human being valuable। तो इसमें जो पावर दी हुई है किसको, किसमें ज़्यादा पावर है, ह्यूमन बीइंग में, इंसान में, उसके अंदर वैल्यू है, ना कि आइडियाज़ के अंदर या फिर मटेरियल के अंदर। ये कह रहा है कि जो सोसाइटी है, समाज है ना, और जो इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, उन दोनों में ही कैपेसिटी है, इन दोनों का ही इंटरेक्शन हो रहा है, तो जाके चीज़ें चल रही हैं। या फिर इसी को हम कह सकते हैं द पावर इनेबल द मैन टू एडजस्ट द सोसाइटी विद हिज इन्वायरमेंट, ठीक है। जो इंसान है वो एडजस्ट करता है हाँ इन्वायरमेंट के साथ, और इन्वायरमेंट भी उसके साथ वैसे एडजस्ट कर लेता है। तो कहने का मतलब है कि एक तरीके का इट
It also enable him to change his environment according to his needs and objectives. कि अगर उसको लगता है, इंसान को लगता है कि भाई ये चीज़ काम नहीं आ रही, तो वो वैसे चेंज करेगा इन्वायरमेंट को अपनी नीड्स के हिसाब से और ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से, उसकी जो उद्देश्य हैं फुलफिल करने के। द फॉर्म ऑफ प्रैग्मेटिज्म, इसकी जो रूट्स है वो डार्विन थ्योरी से लिए गए हैं। डार्विन थ्योरी क्या कहती है इवोल्यूशन की, कि हम इवॉल्व हो रहे हैं, होमोसेपियंस, फिर धीरे 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 स्पीशीज़ का आना और हमारे ब्रेन्स का डेवलप होना। अकॉर्डिंग टू इट देर आर ऑलवेज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस सीन इन द फिजिकल एंड सोशल। तो कह रहा है कि हमेशा स्ट्रगल रहता है इन्वायरमेंट के साथ इंसान का, फिजिकल वर्ल्ड का और सोशल इन्वायरमेंट का, क्योंकि जहाँ पे इंसान रह रहे हैं और इंसान का प्रकृति से और प्रकृति का इंसान से। एक तरीके का आप समझ सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट किसको कहा गया, ह्यूमन को। एक्सपेरिमेंट्स करके वेरीफाई कर लो ट्रू को। ह्यूमनिस्टिक हो गया कि ह्यूमन काइंड के लिए जो भी उसकी नीड्स हैं, उसकी डिज़ायर्स हैं, उसकी फुलफिल हों, जो भी वो चाहता है, उसकी जो इच्छाएं हैं वो फुलफिल हों, वो डेवलप कर पाए, रियल लाइफ का जो ट्रुथ है उसको पता चल पाए। ये वर्ड आया जो ग्रीक वर्ड से आया, प्रैग्मेटिज्म, प्रैग्मा से आया। एक्टिविटी मतलब होता है इसका ग्रीक वर्ड है, टिको कहते हैं। प्रैक्टिकेबिलिटी होती है, यूटिलिटी होती है, एंड इट्स बेस्ड ऑन more or more action. If you do action, then you get the real truth. The basic principle of this pragmatic, कि क्या ऐसे सिद्धांत है जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये फिलोसफी प्रैग्मेटिज्म है। वो कहता है कि भाई जो सत्य है, जिसमें आइडियाज़ की हम बात कर रहे हैं, वो हमेशा फिक्स्ड नहीं रहेंगे। आज हम ये सोच रहे हैं, कल जाके हमारे विचारों में शुद्धि हो गई तो हम कुछ और सोचना शुरू कर देते हैं। तो जैसे जैसे हम इवॉल्व हो रहे हैं, जैसे जैसे हम सीखते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे जो विचार हैं या जो सत्य है वो एवर चेंजिंग है, वो बदलता जा रहा है। ट्रूथ ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम, प्लेस एंड सिचुएशन। यहाँ पे हो सकता है कि भाई किसी मंदिर में जाना, तो मंदिर में आप चप्पल लगा के नहीं जाते, तो ये एक आइडिया है कि नहीं, रिस्पेक्ट होती है, आइडिया होता है। अगर हम जाएँ क्रिश्चियन वर्ल्ड में या फिर क्रिश्चियन जो भी होती है उनकी, तो अगर उसमें जाए तो वहाँ पे तो चप्पल जैसा कोई सीन ही नहीं है, आप शूज़ लगा के भी जा सकते हैं अपने मंदिर में, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो अलग अलग रिलीजन में आप देखोगे कि अलग अलग बिलीफ्स, तो ट्रुथ जो है वो एवर चेंजिंग है। कह रहा है कि टाइम के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से और सिचुएशन, जो भी सिचुएशन आपको दिख रही है, झूठ बोलना गलत है, ठीक है। अगर किसी को बचाने के लिए या फिर किसी को जीवन देने के लिए अगर झूठ बोल लिया जाए तो वहाँ पे वो झूठ नहीं है, बोलते हैं ना। तो कहते हैं कि प्लेस के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से या फिर टाइम के हिसाब से ट्रूथ क्या है, चेंजेबल है। थिंग विच वॉज ट्रू टू पर्सन yesterday नीड नॉट टू बी सेम। जो एक व्यक्ति के लिए आज सत्य है, कल सत्य है, ठीक है, कल का दिन सत्य था, क्या पता किसी और के लिए ना हो आज के टाइम पे। क्या पता कोई कहानी उस समय जो घूंघट निकालना था वो एज अ रिस्पेक्ट दिया जाता था, ठीक है। घूंघट निकालना मतलब एक तरीके का, घूंघट नहीं, एक तरीके का सिर ढकना इन द सेंस कि कुछ उसमें एक तरीके का ज़रूरत थी वो। पर आज के टाइम पे अगर वो घूंघट निकाल के किसी महिला की मृत्यु हो जाती है तो वो एक तरीके का चेंज नहीं है क्या, एक आइडियोलॉजिकल चेंज है ना। आज कितने ही लोग हैं वो बिना मतलब के सिर नहीं ढकते। तो कहने का मतलब है कि एक तरीके का ट्रुथ चेंज है, किसी के लिए वो सही है, किसी के लिए वो गलत है। तो आज का सत्य कल के ऊपर नहीं निर्भर कर सकता, क्या पता कल कुछ हो, सत्य हो।
ट्रूथ इज़ फॉर्म बाय द इट्स रिजल्ट। हमेशा जो सत्य होता है, जो भी हमें सत्य, हमें लगता है कि ये चीज़ गलत है, ये बहुत ही झूठ है, ये मैं नहीं मान सकती, तो करके देख लो ना, करके देख लो उसको। तो ट्रूथ जो फॉर्म होता है वो रिजल्ट्स, ये जो हमने करके देखा, हमें रिजल्ट पता चला, अच्छा ये इसमें तो ये था, हम तो ऐसे ही बोले जा रहे थे ये झूठ है झूठ है, क्या पता सत्य निकल जाए। तो ट्रूथ इज़ फिक्स्ड नहीं होता, डेफिनेट एंटिटी नहीं होता, एंटिटी नहीं होता। तो जो चेंजेस है वो सिचुएशंस के साथ आते हैं, और जो भी नई प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सकती हैं हमारे एफर्ट्स के साथ, एक्शंस के साथ। जो एब्सोल्यूट नहीं है, इसने कह दिया ट्रू को एब्सोल्यूट नहीं होता। प्रॉब्लम्स आर द मोटिव्स ऑफ द ट्रूथ। जो भी हमें प्रॉब्लम दिखती है, हमें ये गलत दिख रहा है, तो हमें हमें क्या करता है, वो मोटिवेट करता है कि हमें सत्य को खोजना है। तो वही है एक तरीके का एम्फेसिस ऑन द सोशल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यू। कह रहा है कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए व्यक्ति को, सोशल सामाजिक समाज को बिलीव करना है। तो एम्फेसिस किया गया है कि मैन एक सोशल बीइंग है, मैन ही सुपर पावर है, मैन ही सोसाइटी में रह रहा है। तो वो क्या कर रहा है, एक तरीके का उसके वैल्यूज़ वेरी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं ह्यूमन काइंड के लिए, उसके डिज़ायर्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये आइडियाज़ को या फिर वैल्यूज़ को हम इसको बिल्कुल ही अपोज कर देते हैं, कहते हैं ये बिल्कुल कुछ नहीं होते हैं, ये सस्ता काम होता है। ऐसा कैसे बिलीव कर लोगे तुम किसी के आइडिया को। किसी ने कहा कि एक पेन बहुत सुंदर होता है, तो कैसे मान लिया तुमने, तो देख लो करके, देख लो करके। किसी ने कहा कि चंद्रमा खूबसूरत है, ठीक है, चंद्रमा की जैसे तुम्हारी आंखें, मतलब क्या भी चेहरा जो भी है, तो कहने वाले कहेंगे कि आज तक वो गाने बन रहे हैं, तो ऐसा कुछ है क्या। अगर आप देखोगे कि एक फिक्स्ड नहीं है, सत्य नहीं है, फिर भी वो कहा जा रहा है, तो कैसे मान लेगा कोई। तो आइडियलिज्म ऑफ वैल्यूज आर नॉट प्री डिटरमाइन एंड फिक्स्ड, ठीक है। वैल्यूज़ एंड आइडियाज़ मैन मेड, इंसान ने बनाए हैं, और ये हमेशा चेंज होते रहेंगे सरकमस्टांसेस के हिसाब से। जैसी सिचुएशन है वैसे ही सत्य बोलना शुरू कर देंगे, या फिर कुछ भी बोलना शुरू कर देंगे। तो ये कोई फिक्स नहीं है, इस पर बात मानने की ज़रूरत नहीं होती। तो आप देखोगे जो फिलोसोफर हैं वो अलग अलग अपनी गाथाएँ गा के गए हैं, तो कहने का मतलब है कि हम सबको मान लेंगे, कि मान के बैठ जाएंगे कि इस व्यक्ति ने कहा होगा तो हम भी यही मानेंगे, ऐसा नहीं होता ना। तो हर किसी ने अपना अपना व्यूज़ रखा, हम जान सकते हैं कि भाई ये प्रकार के आइडियाज़ होते हैं, सिंपल। तो हम इसमें पकड़ के नहीं बैठ जाएंगे कि ये बंदे ने ये कह दिया तो हमने ये भी मान लिया, ऐसा नहीं होता है। एम्फेसिस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, कि भाई जो भी हम मानेंगे ना उसका यूटिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, कि एक तरीके का हमारे काम आनी चाहिए वो चीज़ें। तो काम कैसे आएंगी, जब हमें पता चल गया कि ये काम करने से ये होता है, तो वो व्यक्ति रिपीटेटिवली करेगा, इससे ये मिलता है, तो हम क्या करेंगे, वो चीज़ें बार बार करेंगे। तो कहने का मतलब है कि जो एक इंसान के काम आए चीज़ें, यूटिलिटी आए, तो वो चीज़ हम करेंगे, ठीक है। कोई भी आइडिया है, कोई भी यूज़फुल चीज़ है, वो हम बार बार करेंगे, क्योंकि वो हमें इट इज़ ऑफ नो यूज़, इट इज़ इम्प्रॉपर, रॉन्ग एंड अनट्रू। मैन पावर को ज़्यादा तवज्जो दी गई है, हमने सबसे बात यही कर रहे हैं कि ह्यूमन इज़ इम्पॉर्टेंट, ह्यूमन बीइंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैन इज़ अ पावर, वही क्रिएट कर रहा है कुछ भी, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड भी उसने ही बनाया, जो भी उसकी यूज़फुल चीज़ें हैं, बेनिफिशियल, कंड्यूसिव एंड हिज ओन डेवलपमेंट, उसकी खुद की डेवलपमेंट वो खुद कर पा रहा है। इसने जो प्रैग्मेटिज्म जो फिलॉसफी है वो फोकस है हमारे प्रेजेंट के ऊपर, हम करके देख रहे हैं, हम प्रेजेंटली अवेलेबल हैं, ना कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा था, श्री दार्शनिक जी हजार ने ये कहा था, तो ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हम करके देख रहे हैं, हमको ये चीज़ नहीं समझ में आती, हमने करके देख ली, हमें पता चल गया कि भाई इसका ये रिजल्ट है, तो प्रेजेंट के ऊपर बेस्ड है ना, हम करके देख रहे हैं, तो यहाँ पे प्रेजेंट आ रहा है, पास्ट को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया गया है। एंड फ्यूचरिस्टिक, जो हम एक्शन लेंगे हमें वही एक्शन मिलेंगे, रिजल्ट मिलेगा, एंड देन रिजल्ट जब मिलेगा तब हम उसको सच मानेंगे। मैन क्या है, एक एक्टिव पर्सन है ना, वो लर्न करता है अपनी एक्टिविटीज़ से।
आइडियाज़ बॉर्न आउट ऑफ एक्टिविटीज़, जो एक्टिविटी किए होंगे तो जाके वो उनके आइडियाज़ जनरेट हुए होंगे। तो कहने का मतलब है यहाँ पे कि आइडियाज़ पहले नहीं आते, पहले आता है एक्टिविटी, एक्शन, एक्सपेरिमेंट या फिर अनुभव। जो भी चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे ये बात करोगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे हम लोग, इसका इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है एजुकेशन की फील्ड में। तो भाई इसका एजुकेशन की फील्ड में इम्प्लीकेशन ही इम्प्लीकेशन है। कैसे? एजुकेशन जो है वो कह रहा है कि एजुकेशन इज नॉट द प्रिपरेशन ऑफ द चाइल्ड फॉर द फ्यूचर, बट इट इज it is life itself. It is life itself. Very very important guys, you have to note it right now कि एजुकेशन जो है वो इंसान को फ्यूचर के लिए नहीं प्रिपेयर कर रही है, वो खुद उसकी लाइफ को बना रहा है। एजुकेशन क्या बना रहा है? उसकी लाइफ को बना रहा है। लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट एजुकेशन। ये हम सब पढ़ते हैं कि भाई जो इंसान है, इंसान किसकी वजह से बनता है? एजुकेशन के माध्यम से। तो लाइफ हियर मीन्स सोशल लाइफ, ठीक है। जो भी हमारे समाज में हम उठना बैठना बात करना, ये सब चीज़ें हमारी एजुकेशन से मिलती हैं। हम अपनी लाइफ को कैसे चलाना है। एक इंसान जो होता है वो सोशल एनिमल होता है, जन्म से ही वो ऐसी ऊट पटांग हरकतें करता है। जैसे ही वो मिनिएचर वर्ल्ड में जाता है, अपने स्कूल में जाता है, वहाँ जाके शिक्षित होता है, उसको डिसिप्लिन आता है, डिसिप्लिन चीज़ें होती है, कोई ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, कंडीशनिंग दी जाती है, प्रेयर करवाई जाती है। ये सब चीज़ें क्या है? उसकी लाइफ को एक बना रही है, एक इंसान ह्यूमन बीइंग बना रही है, उसको पावर दे रही है। तो कहने का मतलब है कि एक तरीके का एजुकेशन इंसान को सोशल एनिमल से ह्यूमन बीइंग बनाती है, ठीक है। और वो बिना सोशल लाइफ के नहीं कर सकता। तो एजुकेशन जो है वो सोसाइटी के द्वारा दी जाती है, ये कह सकते हैं। अब यहाँ पे हम लिंक्ड करेंगे प्रैग्मेटिज्म को एजुकेशन के साथ। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल एजुकेशन थी वो डेड थी, लाइफलेस थी, जिसमें सिर्फ वो बैठ के सुन रहे थे और बस वो कह देते थे कि बच्चे जो हैं वो टैबुला रासा है, एक गीली मिट्टी, यहाँ पे चिकनी मिट्टी जो भी है, जिसको भी हम जैसे मोल्ड करेंगे वो वैसा ही बनता चला जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। एट द बर्थ जो चाइल्ड क्या होता है? टैबुला रासा होता है, ब्लैंक स्लेट, खाली तख्ती। तो कहने का मतलब है कि ये जो कहते थे, जो थिंकर्स होते हैं जैसे कि जॉन लॉक कहते थे, तो ऐसा नहीं होता है। प्रैग्मेटिज्म इसको बिल्कुल अवॉइड करता है, कहता है कि द स्टूडेंट्स आर पैसिव रिसेप्टेंट्स विदाउट एनी डायनेमिक्स एंड पुश। रियल नॉलेज कैन बी गेन बाय द एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंसेस। जो नॉलेज हम गेन करेंगे, बच्चों को जो नॉलेज हम गेन करवाना चाहते हैं वो एक एक्टिविटी के माध्यम से ही कर सकता है बच्चा। जब तक वो एक्टिविटी नहीं करेगा, जब तक वो करके नहीं सीखेगा, वो कैसे जान पाएगा कि इस कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या है लाइफ में? नहीं जान पाएगा। तो वही जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है बिल्कुल डेडली है या फिर लाइफलेस है। उसमें इंसान जिसको हम पढ़ा रहे हैं, जो उद्देश्य है इंस्टीट्यूशन का, वही इन्वॉल्व नहीं है। तो फिर क्या फ़ायदा है इस सिस्टम का? तो एजुकेशन जो है वो एक्टिव लर्नर की होनी चाहिए, ये इसमें आता है। एजुकेशन जो है वो ग्रोथ करिए किसकी? सोसाइटी की, ठीक है। जो भी कंटिन्यूस चेंज लाते हैं, कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं, अलग अलग एप्टीट्यूड इंटरेस्ट आ रहे हैं, है ना, जो हमारे वैल्यूज़ हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। एजुकेशन क्या है? कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस क्या कर रही है? हमारे एक्सपीरियंसेस को या फिर हमारे बुकिश नॉलेज को कंडेम्ड कर रही है। एजुकेशन क्या है? बुकिश नॉलेज पहले हम देखते हैं कि जो बहुत पहले की जो फ़िलासफ़ीज़ हैं वो कहती हैं कि भाई पढ़ लो, मेमोराइज़ कर लो और रट लो, रियलिज़म जो कहता है ना। बट ये कहता है कि भाई आप पहले उसको देखो, करके देखो, बिहेवियर में लाओ एंड रियल नॉलेज गेन थ्रू द एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंसेस। जब तक बच्चा एक्सपीरियंस नहीं करेगा या फिर बुक के अलावा भी कुछ और नहीं जानेगा, पहचानेगा, समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा, तब तक उसको एजुकेशन नहीं आ सकती। एजुकेशन एक सोशल प्रोसेस, ऑब्वियसली एजुकेशन जो है वो अपने अंतर मन में ही नहीं ना हो जाएगी, वो बाहर जाना पड़ेगा, उसके लिए स्कूल जाना पड़ेगा। तो बीच में कोई लोग होंगे जो हमसे इंटरेक्ट करेंगे,
जो हमसे बड़े होंगे, जो ज़्यादा जानते होंगे, वो हमें बताएंगे कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। हम फिर अपना आइडिया उसमें लगाएंगे। एजुकेशन जो है वो ठीक है, एजुकेशन एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट एजुकेशन इज द एट द बर्थ राइट ऑफ चाइल्ड। ये तो सबको पता है कि भाई एजुकेशन जो है सबका राइट है। तो ये सिंपल सिंपल सी बात थी कि कैसे ये हमें बात करता है प्रैग्मेटिज्म। एक्सपेरिमेंट सीधी सीधी बात है, सब में जब आएगा एम्स, मेथड्स या फिर करिकुलम आएगा, तो करिकुलम आएगा, या फिर एजुकेशन, प्रैग्मेटिक इन एजुकेशन क्या होता है, तो सब में मैक्सिमम यही आएगा कि एक्सपीरियंसेस करेगा, एक्टिविटीज़ करेगा, एक्शन करेगा, लर्न होगा, बहुत सारी चीज़ें उसकी बाहर निकल के आएंगी। प्रिंसिपल्स भी, रिकन्स्ट्रक्ट करना, एडजस्ट करना वर्ल्ड सोशल इन्वायरमेंट के साथ कैसे, सोसाइटी के साथ कैसे कोरिलेट करना, सोशल एफिकेसी कैसे हो सकती है क्रिएट, वैल्यूज़ आइडियल्स जो हैं बच्चे के वो डेमोक्रेटिक होने चाहिए, बिल्कुल स्वतंत्र होने चाहिए, वो खुद की वैल्यू सिस्टम बनाए। ये नहीं है कि जिसने बोल दिया मान लिया और वहीं रटे जा रहे हैं, नहीं, उसको समझे, परखे, समझे, फिर अपना अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे। तो सेल्फ रिलायंट बनाना उसको, वो खुद डिस्कवर कर पाए अपनी जो भी ट्रूथ है समाज में, वो खुद डिस्कवर कर पाए। सोशल इवल्स जो भी हैं, आपको लगता है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, पहले होती थी और अब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल ही हमारे जो ह्यूमन काइंड को ख़राब कर रही है या फिर किसी को नुकसान दे रही है, तो उसको ख़त्म करने के लिए जागृति भी तो होनी चाहिए, गुड प्लेस ऑफ लिविंग। एक्सपेरिमेंट बच्चे को हैबिट बना देनी चाहिए कि भाई एक्सपेरिमेंट करोगे तो ही कोई चीज़ समझोगे, ऐसा नहीं। तो एक तरीके का सिटीजन बच्चों को ये बताया जा रहा है कि भाई आपको किस तरह से समाज में रहना है, तो आपको कोई चीज़ को समझना है तो कैसे अपने इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं, सोशल एफिकेसी या फिर वैल्यूज़ आइडियल जो होंगे वो डेमोक्रेटिक होने चाहिए। ये सब चीज़ें जो है एक प्रैग्मेटिज्म की एम्स होती हैं, ठीक है। एम्स हमने यही पढ़े हैं, तो एम्स आपको समझ में आया। एम्स आप कैसे लिखोगे, टू करके, कि हमें हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स हैं कि थ्रू द हेल्प ऑफ दिस वी कैन अचीव दिस एंड वी वांटेड दैट। फ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी की बात की गई है, रिकन्स्ट्रक्ट की बात की गई है, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, एफिकेसी होनी पड़ेगी, एडजस्ट विद द सोशल चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा कि भाई उसके इंटरेस्ट, एबिलिटीज़ और नीड्स के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, तो उसको डेवलप करना चाहिए। बच्चे का डेमोक्रेटिक वैल्यू होनी चाहिए, वो खुद सोच पाए, है ना, अपनी खुद की विचारधारा या फिर एनालिसिस करने के बाद, ऐसा नहीं कि कुछ भी अपना बना लिया। एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़, सोशल इवल्स, ठीक है, और डिस्कवर कर पाए खुद ही अपने जो विचार हैं उसको। अब करिकुलम कैसा होना चाहिए, तो भाई एबिलिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन, कि जो करिकुलम डिज़ाइन किया जाएगा बच्चों के लिए वो कैसा होगा, एबिलिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, कि बच्चे की योग्यता के अनुसार। ये नहीं कि 7वीं क्लास का बच्चा है और ग्रेजुएशन बेस्ड का सिलेबस उसमें डाल दिया गया, तो एबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए एंड इंटरेस्ट, बच्चे का क्या इंटरेस्ट है, उसकी लाइफ से क्या कोर पॉइंट्स हैं जो हम उसकी लाइफ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, करिकुलम जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो NCF है वो 10 सालों के अंदर अंदर आता है और उसमें चेंजेस होते हैं उसके नीड्स के हिसाब से, उसकी वातावरण के हिसाब से, ताकि बच्चा जो है वो थोड़ा उससे रिलेटेबल फील कर पाए कि हाँ कुछ रिलेटेबल चीज़ें हैं। तो एवरी सोसाइटी इज़ डायनेमिक, करिकुलम जो होना चाहिए वो उनकी नीड्स के हिसाब से होना चाहिए, ताकि उसका जो दिमाग है वो उसको समझ पाए। यूज़फुल होना चाहिए भाई, उसकी लाइफ के साथ कुछ उसका कनेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, कुछ भी भटक गए उस सब्जेक्ट से, तो यूज़फुल होना चाहिए उसकी लाइफ के साथ। करिकुलम यूटिलिटी के हिसाब से होना चाहिए ताकि उसके काम आए। ये नहीं है कि भाई BA करके बैठे हैं और कोई जॉब नहीं लगी, तो ऐसा भी नहीं। सोशल एफिकेसी होनी चाहिए,
जो करिकुलम बनाया जा रहा है बच्चे का वो सोशली एफिशिएंट होना चाहिए, डेमोक्रेटिक इन हिज बिहेवियर, क्या वो अपने तरीके से व्यवहार कर सकता है कि नहीं कर सकता, कोई रिजिडनेस नहीं है, एडजस्ट कर पाए वो, ऐसा सोशल इन्वायरमेंट दिया जाए। एक्सपेरिमेंटल है भाई, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से सेल्फ एक्सपेरिमेंट्स करे, जो भी प्रॉब्लम्स लाइफ में आए उसके वो खुद उसको सॉल्व करने की उसके अंदर शक्ति प्रदान हो, एंड ये सब सोल्यूशंस उसको दिए जाएं एक्टिविटीज़ के माध्यम से, एक्सपीरियंस दिए जाएं उसको, ताकि वो कुछ सीख पाए। लाइफ रिलेटेड होना चाहिए भाई, जो करिकुलम है वो काफ़ी रिलेटेबल है, मीनिंगफुल होना चाहिए। सीधा सीधा बोल दिया गया है कि भाई मीनिंगफुल, कि जो उसमें लाइफ सिचुएशंस, लाइफ कंडीशंस चल रही हैं जहाँ पे वो रहता है उसके हिसाब से होना चाहिए, ना कि अगर हम पढ़ा रहे हैं इंडिया के बारे में, हमने लिख दिया एक चाइना के बारे में कि चाइना के लोग ऐसे होते हैं, चाइना की कल्चर ऐसा होता है, तो बच्चा बिल्कुल रिलेट ही नहीं कर पाएगा, वो बोलेगा कि कहाँ से आ गए। तो आपने देखा होगा कि जो 3rd क्लास की ईवीएस होती है या फिर फर्स्ट और सेकेंड क्लास की जो ईवीएस होती है वो बिल्कुल उसके रिलेटेबल होते हैं, उसके कंपोनेंट्स, जैसे कि फैमिलीज़ के बारे में बताना या फिर कीड़े मकोड़े, ये सब चीज़ें उसमें एडेड होती है ताकि बच्चा रिलेट कर पाए उस चीज़ को, कि हमारे इर्द गिर्द हमारी फैमिली है, फूड है, लोग हैं, एनिमल्स हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं, तो ये सब चीज़ें उसमें डाली जाती है। लाइफ रिलेटेड ये भी होता है कि भाई ताकि जो कुछ भी वो पढ़े, जो भी उसने समझा है लाइफ के बारे में, वो उसके काम भी आ पाए, लाइक सेल्फ रिलायंट बन पाए, कि वो खुद का काम खुद कर पाए, प्रोडक्टिव मेंबर बन पाए। ये नहीं है कि बहुत सारा पढ़ लिया है और कुछ कर ही नहीं पाया जीवन में, बेरोजगार हो गया। तो वोकेशनल सब्जेक्ट्स उसको पढ़ाए जाएं ताकि वो उसके काम आ पाएँ। अब आपने देखा होगा कि 6th क्लास से ही इनिशिएट किया गया है कि वोकेशनल ट्रेनिंग बच्चे को दी जानी चाहिए, तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लिखा बहुत कुछ है, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर देखोगे तो वो ज़ीरो पाया जाएगा, ठीक है। एंड सब्जेक्ट्स ऑफ द सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ आर ऑल्सो टॉट। ये नहीं है कि सोशल ह्यूमैनिटीज़ कोई काम नहीं आती है तो भाई उसको क्यों पढ़ाना है, प्रैक्टिकल तो वही है ना, जो मशीनें बन रही हैं या फिर फैक्ट्रियों में जो बड़े बड़े कंपनीज़ में जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाने वाले जो कंपनी मैन्स होते हैं, सिर्फ ट्रेडिंग सिखा दी, तो ऐसा नहीं है। ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट्स भी कहीं ना कहीं उसके अंदर वैल्यूज़ लाते हैं कि हमें कितने लेवल तक लेके जाना है, कितना हमें वैल्यूज़ इसमें क्रिएट करनी है। सोशल साइंस होती है कि जो इंसान समझ पाए समाज के अलग अलग पक्ष, चाहे वो पॉलिटिकल हो, रिलीजन हो, या फिर कास्ट सिस्टम हो, या फिर हमें इंक्लूसिविटी की जो हम बात करते हैं, या फिर पॉलिटिकल सिस्टम कैसे चल रहा है, सरकारें कैसे काम करती हैं, इस सब का नॉलेज उसको थोड़ा थोड़ा हो, ताकि वो उसको पता हो कि हमें ट्रैफिक लाइट्स की का अवहेलना नहीं करनी चाहिए, हमें रुकना चाहिए, हमें अब उपद्रव नहीं करना चाहिए, हमें पुलिस हमारे लिए क्यों होती है। तो ये सब चीज़ें सोशल साइंस भी उसको पढ़ानी चाहिए, but only after creating the some harmony with the subject of the natural science. प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन भाई, करिकुलम इंटीग्रेटेड वे में होना चाहिए। ये नहीं है कि ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं तो बिल्कुल ही अलग हो गए हमारे प्योर साइंस, क्या कहते हैं, जो हमारे फिजिकल साइंसेस हैं। हम कहते हैं ना कि जो फिजिकल साइंसेस होती हैं वो बिल्कुल ही क्या है, प्रूव कर सकते हैं हम उसमें कोई भी हम आइडियाज़ उसमें जो दिया गया है वो उसको प्रूव कर सकते हैं, बट जो हमारे ह्यूमैनिटिक सब्जेक्ट हैं या फिर फ़िलासफ़ी जैसे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसको हम बिल्कुल अलग कर देते हैं, क्योंकि वो आइडिया बेस्ड है, तो वो काम के नहीं हैं, प्रैक्टिकल नहीं है। वो भी कहीं ना कहीं उसका समायोजन क्या कहते हैं उसको, जो इंटीग्रेशन कहते हैं, कि टीचर को इंग्लिश भी साथ में लेके चलनी है और हिस्ट्री भी साथ में लेके चलनी है। मान लो कि जब आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हो तो हिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते तो आपकी अंग्रेजी अगर आपकी ढंग की नहीं है तो आप कैसे हिस्ट्री को अच्छे से इनकलकेट कर पाओगे या फिर उसको बता पाओगे। अंग्रेजी आपकी अच्छी होगी तो ही ना आप हिस्ट्री के इंग्लिश के कंसेप्ट्स हैं उसको बता पाओगे। चाहे हिस्ट्री हिंदी में भी पढ़ा रहे, हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हो, तो हिंदी भी आपकी शुद्ध होनी चाहिए ना, ताकि आप हिंदी को भी इनकलकेट कर पाओ और जो हमारी ह्यूमैनिटी है उसको भी इनकलकेट कर पाओ। कैसे आप हिस्ट्री को मैथ्स के साथ
कनेक्ट कर सकते हैं। तो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम अलग अलग जो सब्जेक्ट्स है उसको कोरिलेट कर सकते हैं, हमारे इसी को बोलते हैं करिकुलम। इस तरह से बनाया जाना चाहिए, सब्जेक्ट्स बेस्ड एक्टिविटीज़ उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट है तो उसमें एक्टिविटीज़ नहीं हो पाएंगी, या फिर उसमें प्रैक्टिकल प्रूफ चीज़ें नहीं होती हैं तो फिर वो उसको बिल्कुल नहीं किया जाएगा, ऐसा नहीं है। उसका भी प्रयोग किया जा सकता है, बस आपकी बुद्धि जो है वो अच्छी होनी चाहिए। मैथडोलॉजी, कौन कौन से मेथड्स इसमें आपको दिए गए हैं कि बच्चे के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहले इसमें हमने बार बार एक्शन की बात की गई है, तो लर्निंग बाय डूइंग, लर्न करेंगे बच्चे, करके सीखेंगे। मान लो कि 15 अगस्त आया, तो 15 अगस्त को मैम ने बोला कि भाई चलो सब लोग एक एक फ्रीडम फाइटर का पिक्चर बनाएंगे। तो यहाँ पे आर्ट सिखाया जा रहा है, आपको एक एक्टिविटी दी जा रही है। जब सब बच्चों ने अपने अपने एक एक बंदे के चित्र बनाए, तो यहाँ से मैम ने क्या किया कि एक एक्टिविटी दी थी। उनको तो लगा कि ये कोई बंदा होगा जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में हेल्प करी होगी, तो एक्टिविटी करी और इसके माध्यम से उन्होंने लर्न किया कि हाँ, कि हमारे समाज में ऐसे भी लोग रहे हैं जो कि ऐसा ऐसा काम कर गए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि चाइल्ड जो है वो अच्छा लर्न कर पाएगा जब वो करके सीखेगा। अब तक वो ऐसे मैम ऐसे बोल देती कि भगत सिंह थे, उन्होंने ऐसे ऐसे बम फोड़ा था, इस तरह से उन्होंने फांसी भी लगवा ली थी अपने आप को, भगत सिंह ने ऐसे ऐसे काम किया था। तो कह सकते हैं कि वो ऐसे वो वर्बली सुना हुआ वो इतना याद नहीं रहेगा, जब तक वो प्रैक्टिकली करके टीचर उसको करवाएगा नहीं या फिर उसको समझाएगा नहीं, तो वो उसके दिमाग में फिटिंग ही नहीं होगी। ठीक है ना। तो लॉन्ग लास्टिंग फिटिंग करने के लिए आपको लर्निंग बाय डूइंग करना पड़ता है। टीचर हमेशा क्या गाइड करेगा बच्चे को कि एक्टिविटी करो बच्चे, और फिर डेवलप करो अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ जो भी उनको पसंद है। कलेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए। कलेक्टिव मतलब कलेक्टिवली एक्टिविटी करवा के, या फिर कलेक्टिव क्यों बताया गया है, क्योंकि हम समाज में जाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से बच्चे समाज में जाने वाले हैं, बड़े समाज में कैसे वहाँ लड़ पाएंगे अपने लाइफ के साथ, कैसे वो जूझ पाएंगे। तो उसको ये बताना है कि कैसे कोलैबोरेटिव रहना है, कैसे समाज के साथ कनेक्ट करके रहना है। बहुत सारी जॉब्स उनको दिए जाएंगी। टीचर क्या करते कि बच्चे को एक को मॉनिटर बना दे, एक को बोलेगा कि भाई तुम नाम लिख के रखना, एक को बोलेगा कि तुम ऑब्जर्व करोगे, तुम एक तरीके का सबके कलेक्ट कर लेना पेजेस, तो एक तरीके का असाइन करेंगे टीचर। तो इससे क्या होगा कि एक सेंस ऑफ समाज का वो आता है। इंटीग्रेटेड अप्रोच, इंटीग्रेटेड वही बार बार यही आ रही है, इंटीग्रेट करके पढ़ाना है। 2 सब्जेक्ट्स अलग अलग नहीं पढ़ाए जाएंगे, हर सब्जेक्ट को लिंक्ड अप किया जाएगा ताकि बच्चे को थोड़ी क्लैरिटी मिले। अगर वो बिल्कुल ही अलग सोच लेगा, जैसे कि आपने देखा होगा कि डिसिप्लिन्स हैं, सारी फिलोसफी की जो डिसिप्लिन्स है, साइकोलॉजी हो गई, फिर सोशोलॉजी हो गई, या फिर कुछ भी ले लो आप, हिस्ट्री हो गई, ये सारी फिलोसफी की ही ब्रांचेस हैं। तो अगर हम अच्छे से इसको फिलॉसफी को पढ़ लेंगे ना, तो हमारी जो जितनी भी डिसिप्लिन्स हैं वो ईजिली हमें अंडरस्टैंड हो जाती हैं कि भाई अच्छा ये चीज़ें थी, यहाँ से हिस्ट्री शुरू हुई थी, यहाँ से साइंस प्रूव होना शुरू हुई थी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें फ़िलासफ़ी ही बता देती है अपने आप में। तो सब्जेक्ट्स का इमर्जेंस ही फ़िलासफ़ी से हुआ। तो आज हम इतनी सारी स्ट्रीम्स, इतने सारे स्पेशलिस्ट या फिर मास्टर्स करते हैं किसी चीज़ में, तो वो एक ही चीज़ों से निकल कर आई हैं, कोई भी चीज़ अलग नहीं है। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड करके पढ़ाना है। कोई भी सब्जेक्ट टीचर पढ़ा रहा है, एक ही सब्जेक्ट नहीं लेके चलेगा, उसका जो कोर पॉइंट है वो एक ही होना चाहिए। इंटीग्रेटेड, कॉम्पैक्ट, यूजफुल होना चाहिए, सिस्टमैटिकली टीचर पढ़ाए। इंडिविजुअल अप्रोच, एवरी चाइल्ड की एक यूनिक एबिलिटी होती है, टीचर को ऑब्जर्व करना है, उसे फॉलो बैक करना है। एंड उसके बाद डिफरेंट फ्रॉम फेलो फ्लॉक। ठीक है, हर किसी का पर्सपेक्टिव, हर किसी का विचार मान्य नहीं होना चाहिए। हर कोई सही भी नहीं बोल रहा था, हर कोई गलत भी नहीं बोल रहा था। तो टीचर शुड रिगार्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये हम पढ़ चुके हैं कि भाई इंडिविजुअल के जितने भी उसकी क्वालिटीज़ हैं, चाहे वो कुछ करता है, चाहे वो पढ़ने में अच्छा नहीं है, पर उसकी
आर्ट कला अच्छी है, बोलने में वो अच्छा है, स्पीच उसकी अच्छी है, तो हमें अप्रिशिएट करना पड़ता है, पढ़ता नहीं, पढ़ना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं किसी को, तो उसको एक पुनर्वलन मिलता है। कहने का मतलब है कि रीइंफोर्समेंट उसका होता है। समझ गए होंगे आपको। परपोजिव प्रोसेस ऑफ लर्निंग। कोई भी लर्निंग कर रहे हैं ऐसे कहीं से उठा के नहीं पढ़ना शुरू कर दिया, आपने पर्पस रखना है, कोई पर्पस होना चाहिए। टाइम जो है वो कीमती होता है इंसान का, तो पर्पसिव होना चाहिए। टीचर उसको पढ़ा रहा है तो कहीं ना कहीं उसके काम आना चाहिए, वो एम्स गोल्स अचीव्ड होने चाहिए, उसके इंटरेस्ट, एबिलिटीज, एक्सपीरियंसेस। सेल्फ लर्निंग तो सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें बात की गई है। तो इतना आपको समझ में आया होगा कि प्रैग्मेटिक जो है वो बात किसकी कर रहा है, कि ह्यूमन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स उसके बहुत इम्पॉर्टेंट है, ह्यूमनिस्टिक चीज़ें उसने ज़्यादा फोकस की, एक्सपेरिमेंट्स करे, फिर या फिर रियल चीज़ों पे बिलीव तभी होगा जब उसके वो करके देखेगा। एक्टिविटी सेंटर्ड लर्निंग बाय डूइंग। फिर भाई बच्चे की जो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। एम्स लाइफ का यही होना चाहिए, एजुकेशन का, लाइफ का या फिर प्रैग्मेटिक का यही एम्स है कि भाई बच्चा कंस्ट्रक्ट करे, अपने अपने आइडियाज़ खुद बनाए, सेल्फ रिलायंट हो, वोकेशनली इंडिपेंडेंट हो, हैबिट हो उसकी एक्सपेरिमेंट्स करने की, अपने ट्रुथ को खुद वो सर्च करे। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, करिकुलम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यूज़फुल होना चाहिए, सेल्फ एफिशिएंट होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए, अपने लाइफ डेली लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए। पढ़ाना कैसे है, इंटीग्रेशन से पढ़ाना है, इंटीग्रेटेड करके पढ़ाना है। मैथडोलॉजी क्या रहेगी, लर्निंग बाय डूइंग रहेगी, कलेक्टिव अप्रोच क्या रहेगी, इंटीग्रेटेड अप्रोच में पढ़ाना है टीचर को। तो ये सारी चीज़ें जो है वो प्रैग्मेटिक कहती हैं। तो आपको इतना समझ में आएगा कि प्रैग्मेटिक क्या होता है। तो अब आता है रियलिज़म। तो रियलिज़म जो है वो आप रियल वर्ड से जान सकते हैं। इज़म देखो, जो रियलिज़म होता है, ठीक है, रियलिज़म क्या होता है, जो इज़म होता है ना वो एक वाद होता है। वाद मतलब एक विचारधारा, या फिर कह सकते हैं कि मैं इस प्रकार का सोचती हूँ। मान लो कि मैंने उत्पत्ति की कि मैं इस प्रकार का सोचती हूँ, मेरे साथ मेरे कुछ फॉलोअर्स आ जाएंगे, या फिर मेरे विचार को मानने वाले कुछ लोग आ जाएंगे, तो वो भी कहेंगे कि हाँ विनतीवाद। तो कह सकते हैं कि भाई इस तरह से वाद क्रिएट हो गया, बहुत सारे लोग एक चीज़ को फॉलो करने लगे या फिर एक चीज़ को मानना शुरू कर दें, उसको वाद कह देते हैं, और उसी को हम इंग्लिश में बोल देते हैं इज़म। जब रियल की बात कर रहे हैं तो रियल इज़ रिलेटेड टू द जो हमें दिख रहा है, हमारी आँखों से, हमारे 5 सेंसेस से हमें जो दिख पा रहा है, जिसको हम टच, फील या फिर सुन सकते हैं या फिर देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी हेलोसिनेशन नहीं है या फिर इल्यूजन नहीं है, क्योंकि आइडियाज़ जो थे वो बिल्कुल इल्यूजन की बात कर रहे थे, बिल्कुल ही पर्दाहीन, जिसमें मान लेने की बात थी कि भाई ऐसा होता है, ठीक है। किसने कहा ऐसा होता है कि वर्ल्ड इससे बना है, वर्ल्ड इससे बना है, वर्ल्ड आइटम से बना है, वर्ल्ड आइटम नहीं, एटम, सॉरी, एटम से बना है। आइटम एटम एक ही होता है, अलग अलग होते हैं, बायोलॉजी के हिसाब से अलग हो जाएगा और अगर मटेरियल वर्ल्ड के हिसाब से अलग हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि एक तरीके का आइडियलिज्म जो था वो हम देख नहीं पा रहे थे, उस पर बिलीव नहीं हो रहा था कुछ लोगों को। कह रहे ये कैसी विचारधारा है जो मान लेनी है, क्यों माननी है, छोड़ो इन सबको, ख़त्म करो ये कहानी, रियल को मानो जो हमें दिख रहा है। इन आँखों, ये जो हमारी आँखें हैं, ये जिसको देख पा रही हैं, इन आँखों से जो चीज़ें दिख रही हैं हम उसी को ही सत्य मान लेंगे, वही चीज़ क्या है, रियल है। तो यहीं से ये जो विचारधारा मर्ज हुई रियलिज्म की। तो कंसेप्ट जो रियलिज्म है ये कहता है become bookish and sophisticated and absurd. स्लोगन जैसे कि बैक टू द नेचर इन द रियलिज्म वी हैव स्लोगन थिंग्स रादर देन वर्ड्स, कि जो चीज़ें वर्ड्स में हैं वो हम कैसे मान लें, जो चीज़ दिख ही नहीं रही हमें हम उसको कैसे मान लें, जो बियॉन्ड है, ठीक है। तो थिंग्स रादर देन वर्ड्स, कि जो चीज़ें हैं वही इम्पॉर्टेंट है रादर की जो वर्ड्स है। जो वर्ड्स हमें दिख रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो हमें दिख गया। मान लो कि
हमें ये गाड़ी दिख रही है, हमें स्कूल दिख रहा है, हमें बैग दिख रहा है, हमें बुक्स दिख रही हैं, यही क्या है, रियल है। आइडियलिज्म जो है वो माइंड के साथ खेलता है, या फिर सेल्फ, कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे दिमाग में क्या विचार है, हम क्या सोचते हैं, है ना, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमारे मन में क्या चल रहा है। और जो नेचुरलिज्म है वो मटेरियल या फिर फिजिकल वर्ल्ड को बोलता है। नेचुरलिज्म क्या कहता है कि भाई जो प्रकृति है वही सब कुछ है, उसी को मान लो सब कुछ। आइडियलिज्म कहता है कि भाई माइंड, हम कौन है, हम कहाँ से हैं, मैं कौन हूँ। आत्मज्ञान की बात जो है वो आइडियलिज्म करता है। आत्मज्ञान नहीं बोलेंगे कि एक वर्ड्स, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। तो एक तरीके का जो आइडियलिज्म है वो एक्सप्लेन कर रहा है माइंड और सेल्फ की, बिल्कुल ये एब्स्ट्रैक्ट। नेचुरलिज्म बात कर रहे हैं मैटर और फिजिकल वर्ल्ड की, क्योंकि आइडिया माइंड और सेल्फ पे बिलीव ही नहीं हो रहा था लोगों को, तो फिर उन्होंने कहा कि जो हमें दिख रहा है प्रकृति को विश्वास करना शुरू कर दिया उन्होंने। पत्थर, या फिर कह सकते हैं कि आप देखोगे कि जो नेचुरलिस्टिक लोग थे, एनिमल्स दिखते थे तो उनको भगवान मानना शुरू कर दिया, इस तरह से। मैटर फिजिकल और प्रैग्मेटिक, ये सबको स्पेक्यूलेशन कहता है, कि कहता है ये सब क्या है, फालतू चीज़ें हैं, एक्सपीरियंस से कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होता, एक्सपीरियंस से कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होता, सब कुछ क्या है, एक्सपीरियंस करो तो जाके समझ में आएगी। फिर जब रियलिज्म आया तो रियलिज्म कहता है एक्सटर्नल वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ नॉट इमेजिनरी। ये कहता है कि जो भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स हमें दिख रहे हैं लाइफ में, जो भी हमें दिख रहा है, जिसको हम टच फील कर सकते हैं, वो इमेजिनरी नहीं हो सकते, वो इमेजिनेशन में नहीं हम उसको फॉलो कर सकते। इट इज़ रियली एग्जिस्ट, वो हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। जो हमारे सामने पेन दिख रहा है, टक 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 कर रहा है, तो कहने का मतलब ये एग्जिस्ट करता है, ये, इसको हम इमेजिनरी नहीं कहेंगे कि ये कुछ और ही है, ये भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, तो ऐसा तो हम नहीं कह देंगे ना। कि जो एग्जिस्ट कर रहा है, जो रियल वर्ल्ड में हमें दिख रहा है, वो इमेजिनरी कैसे हो सकता है। इट रियली एग्जिस्ट, ये हमेशा एग्जिस्ट करता है। आवर एक्सपीरियंसेस इज नॉट इंडिपेंडेंट बट डिटरमाइन रिएक्शंस टू द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स। हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो एक इंडिपेंडेंट नहीं है। हमारे जो एक्सपीरियंस, हम जो भी एक्सपीरियंस करते हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है। वो कैसे डिटरमाइन होते हैं, हमारे एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स से। मान लो कि हमारे सामने कुछ चीज़ रखी है, हम वैसे ही रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। ये रियलिज्म का कहानी है, काफ़ी कंफ्यूजिंग है, थोड़ा आप देख के चलना कि कैसे पढ़ना है इसको, ठीक है। हालांकि जो प्रैग्मेटिज्म जो फ़िलॉसफी थी वो 19th सेंचुरी में आई थी, बहुत ही लेटेस्ट है। और ये जो फ़िलॉसफी थी रियलिज्म पहले आई थी 16th सेंचुरी में, जब 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 सब लोग बोलने लगे कि आइडिया ही सब कुछ है, तो फिर रियलिज्म आया था। जिसके बाद हम बात कर रहे हैं 17th सेंचुरी विटनेस ग्रेट इन्वेंशंस एंड इन्वेंशन हुई, बहुत सारी चीज़ें, प्रैक्टिकली चीज़ें लोगों को समझ में आई। तो उन्होंने कहा कि भाई जो ह्यूमन है, ह्यूमन नॉलेज, उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा वो है, क्या कहते हैं, वो उसने डिस्कवरी करी है, तो कुछ तो उसने दिमाग लगाया ही होगा, है ना। ह्यूमन करके सीख रहा है, इंक्वायरी कर रहा है, रियलिटी को, जो भी रियल चीज़ें हैं वो हमें सामने दिख रही हैं। तो एक तरीके का रियलिज़म जो है वो सामने आया कि रियलिटी से कंसर्न करता है, कि कोई भी चीज़ें जो है वो रियल हैं, वर्ल्ड में जो भी चीज़ें दिख रही हैं हमें वो रियलिस्टिक है। एजुकेशन इज़ दैट विच मेक्स अ मैन हैप्पी बाय गेटिंग acquaintance with the real circumstances of life, create capacities for struggling with the adverse situation in life. रियलिस्टिक एजुकेशन जो है वो हमारी कनेक्टेड है किससे, हमारी नीड्स के साथ, जो भी हमें चाहिए होता है जीवन में, ठीक है। इतना ज़्यादा वो नहीं है। तो इसकी जो फॉर्म्स है वो हमारी रियलिज्म की, वो ह्यूमनिज्म है, ठीक है। एक मिनट।